अक्सर आप लोग देखते हैं भारत में दिव्यांगजनों के अधिकारों की बात होती रहती है। भारत में दिव्यांगजनों की सक्रिय विकास के लिए प्रमुख प्रावधान क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, उनके बारे में बात करेंगे हम लोग। कुछ अन्य प्रावधान है उन्हें भी हम लोग देखेंगे, जो कानून है, जो योजनाएं हैं। भारत में दिव्यांगजनों से जुड़ी प्रमुख मुद्दे क्या हैं, उन मुद्दों पर भी हम लोग बात करेंगे, जानेंगे। और भारत दिव्यांगों के सक्रिय सशक्तिकरण और समावेशन के लिए क्या उपाय अपना सकता है, उन उपायों को भी हम लोग जानेंगे, समझेंगे उन उपायों के बारे में। अब बात आती है कि आखिर ये दिव्यांगजन कौन होते हैं। तो दिव्यांगजन वे व्यक्ति हैं जो किसी दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या फिर संवेदी अक्षमता के कारण समाज में पूरी तरह से भाग लेने में बाधा महसूस करते हैं। इन्हीं को आप लोग दिव्यांगजन कहते हैं। अगर हम लोग प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो अनुच्छेद अगर 14 को पढ़ें, संविधान के भाग 3 की बात हो रही मौलिक अधिकारों की, तो इसमें समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का मौलिक अधिकार की गारंटी तथा दिव्यांगजनों सहित सभी के लिए भेदभाव से सुरक्षा, समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 15 कहता है भेदभाव का निषेध, भेदभाव पर रोक लगाता है तथा राज्यों को दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, रोजगार में अवसर की समानता, सार्वजनिक रोजगार सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रदान करता है और सरकारी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 41 क्या कहता है, श्रम और शिक्षा का अधिकार, राज्यों को दिव्यांगजनों के लिए रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है, जो कल्याणकारी योजनाओं का आधार बनता है। अन्य प्रावधानों की बात करें तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 भारत में दिव्यांगजनों के लिए कानूनी प्रावधानों को की आधारशिला है और इसने दिव्यांगता की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें मानसिक रोग, ऑटिज्म और सेरेब्रल पाल्सी जैसी 21 श्रेणियों को शामिल किया है और इसमें सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सभी श्रेणियों में दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सरकारी शैक्षिक संस्थानों में दिव्यांगजनों के लिए 5% आरक्षण प्रदान किया जाता है। सुगम भारत अभियान, वर्ष 2015 में प्रवर्तित सुगम भारत अभियान दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बुनियादी अवसंरचना, डिजिटल स्थानों और सेवाओं के निर्माण पर केंद्रित है। क्या है? केंद्रित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस अभियान का उद्देश्य सार्वभौमिक डिजाइन सिद्धांतों को लागू करके सार्वजनिक परिवहन भवनों और सरकारी वेबसाइटों को अधिक सुलभ बनाना है। क्या करना है? सुलभ बनाना है। एक आप लोग दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के बारे में सुनते होंगे, तो ये सब योजनाओं का आप लोग उल्लेख कर सकते हैं इस तरह के टॉपिक पर कहीं कुछ लिखने के लिए आ रहा है तो दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक प्रमुख योजना है जो दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में काम करने वाली गैर सरकारी संगठन एनजीओ को अनुदान प्रदान करती है। यह योजना दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित गतिविधियों जैसे कौशल विकास, व्यवसायिक प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रमों को समर्थन देती है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, इसका उद्देश्य ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटीज के शिकार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए विशिष्ट सेवाएं प्रदान करना है। भारत में दिव्यांगजनों से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं, इन मुद्दों को भी देख लीजिए। तो शिक्षा और कौशल विकास में बाधाएं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी प्रगतिशील नीतियों के बावजूद दिव्यांगजनों को सुलभ बुनियादी अवसंरचना की कमी, अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण और सामाजिक कलंक के कारण शैक्षणिक अपवर्जन का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में 5 से 19 वर्ष की आयु के दिव्यांग बच्चों में से कितना 4 में से 1 या उससे अधिक ने कभी किसी शैक्षणिक संस्थान में भाग नहीं लिया और शिक्षा में यह अंतर उन्हें कुशल रोजगार से वंचित रखता है तथा गरीबी और हाशिए पर रहने के चक्र को जारी रखता है। पर्याप्त रोजगार अवसर का अभाव, तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जैसे विधायी प्रावधानों के बावजूद दिव्यांगजनों के लिए रोजगार के अवसरों में अभी भी काफी अंतर स्पष्ट है। भेदभावपूर्ण नियुक्ति प्रथाएं, कार्यस्थल पर अपर्याप्त सुविधाएं और सामाजिक कलंक श्रम बाजार में उनकी भागीदारी में बाधा डालते हैं। और जो आप देखते हैं दिव्यांग हैं उनके साथ भेदभाव भी तो होता है हमारे समाज में। एनएसएस के हालिया आंकड़ों के अनुसार केवल 36% दिव्यांगजनों को रोजगार मिला हुआ है। नौकरी पाने के लिए पुरुष 47,
के पास महिलाएं 23% की तुलना में बेहतर अवसर है पुरुषों के पास। और अपर्याप्त पहुंच और बुनियादी अवसंरचना, परिवहन से लेकर सार्वजनिक भवनों तक सुलभ बुनियादी अवसंरचना की कमी दिव्यांगजनों की सामाजिक भागीदारी के लिए एक गंभीर बाधा बनी हुई है। और यहां तक कि वर्ष 2015 में प्रवर्तित सुगम भारत अभियान के बावजूद बुनियादी अवसंरचना अभी भी काफी हद तक दुर्गम बना हुआ है, और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वर्ष 2018 की रिपोर्ट, 18 की रिपोर्ट के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए भारत में केवल 3% इमारतों में ही पूरी तरह से पूरी हो पाई। कितनी? 3%। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। यहां तक कि जहां वे न्याय की मांग करते हैं वहां भी दिव्यांगजनों को अपवर्जन का सामना करना पड़ता है। और आप देखेंगे कि क्योंकि न्यायालयों में पर्याप्त व्हील चेयर, उचित रैंप या और सुलभ बुनियादी अवसंरचना का अभाव होता है, जैसे कि सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग ने उल्लेख किया है। स्वास्थ्य देखभाल और पुनर्वास सेवाएं, दिव्यांगजनों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और पुनर्वास तक पहुंच एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है। यद्यपि दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना जैसी योजनाओं का उद्देश्य सहायता प्रदान करना है, तथापि अनेक दिव्यांगजन विशेष गंभीर दिव्यांगता वाले अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल प्रावधानों का सामना करते हैं। हाल के सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत में जिन परिवारों में कोई दिव्यांग सदस्य उन्हें अपनी मासिक उपभोग व्यय का लगभग 5वां हिस्सा 20.32% दिव्यांगता की से जुड़ी 20.32% यानी दिव्यांगता से जुड़ी आवश्यकताओं पर अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। सामाजिक कलंक और भेदभाव, दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक कलंक और नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण सबसे व्यापक चुनौतियों में से एक है। ये दृष्टिकोण कार्यस्थलों, शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव के रूप में प्रकट होते हैं। व्यापक सामाजिक मान्यता यह है कि दिव्यांगता अक्षमता के बराबर है, जो बहिष्कारवादी प्रथाओं को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए दिव्यांग महिलाओं में उच्च बेरोजगारी दर यह दर्शाती है कि किस प्रकार लैंगिक पूर्वाग्रह दिव्यांगता के साथ मिलकर उनके सामाजिक और आर्थिक अपवर्जन को और बदतर बना देते हैं। असमान सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सहायता, राष्ट्रीय दिव्यांगता कल्याण कोष जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अस्तित्व के बावजूद अपर्याप्त क्रियान्वयन और जागरूकता की कमी के कारण दिव्यांगजन प्रायः इन कार्यक्रमों से पूरी तरह लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। यद्यपि RPWD अधिनियम में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है, फिर भी इनका अनुपालन असंगत बना हुआ है, विशेष रूप से निजी क्षेत्र में। NSS के 76वें संस्करण के सर्वेक्षण के अनुसार सरकार से समर्थन सहायता पाने वाले दिव्यांगजनों का प्रतिशत सिर्फ 21.8% था, और 1.8% से सरकार के अलावा अन्य संगठनों ने से समर्थन सहायता प्राप्त की है। प्रौद्योगिकी और सहायक उपकरणों तक पहुंच में बाधाएं, तो सस्ती और सुलभ सहायक प्रौद्योगिकियों का अभाव दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। यद्यपि तकनीकी नवाचार स्वतंत्रता को बढ़ा सकते हैं, और फिर भी उनकी उपलब्धता दुर्लभ है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 10% से भी कम दिव्यांगजनों के पास आवश्यक सहायक उपकरणों तक पहुंच है। इसके अलावा 2.68 करोड़ से अधिक दिव्यांगजनों वाले देश में इस समूह के लिए दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी के एकीकरण की कमी, शिक्षा, रोजगार और यहां तक कि सार्वजनिक सेवाओं तक आप देखते हैं कि कमी देखने को एक तरह से उनकी पहुंच को सीमित करती है, और जिससे मुख्य धारा के समाज से उनके अपवर्जन की स्थिति और गंभीर हो जाती है। राजनीतिक और नागरिक जीवन में सीमित भागीदारी, राजनीतिक समावेशन में हाल की प्रगति के बावजूद, जैसे तमिलनाडु सरकार द्वारा स्थानीय निकायों में दिव्यांगजनों को नामांकित करने की पहल, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व कम है। और आप देखते हैं कि शासन व्यवस्था में पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं भागीदारी का अभाव इस सीमांत समूह की चिंताओं और आवाज को कमजोर करता है। नागरिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उनकी सीमित भागीदारी के परिणाम स्वरूप ऐसी नीतियां बनती हैं जिनमें प्रायः उनकी आवश्यकताओं की अनदेखी की जाती है। क्या की जाती है? अनदेखी की जाती है। अब बात आती है कि भारत में दिव्यांगजनों की सक्रिय सशक्तिकरण समावेशन के लिए क्या किया जा सकता है, क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो उन्नत सुगम अवसंरचना, भारत को दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 2006 के आधार पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुगम अवसंरचना के निर्माण के लिए एक व्यापक एवं समान दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, और इसमें सार्वजनिक परिवहन, स्कूलों, सरकारी भवनों और कार्यस्थलों के लिए सार्वभौमिक डिजाइन मानकों का क्रियान्वयन शामिल है। सरकार को सभी सार्वजनिक स्थानों पर रैंप, लिफ्ट, टेक्टाइल पाथवे
और सुलभ शौचालयों का निर्माण अनिवार्य बनाना चाहिए। इसके अलावा सुगमता कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से सुगमता ऑडिट आयोजित की जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। समावेशी शिक्षा प्रणाली, यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिव्यांग बच्चों को समान शिक्षा के अवसर मिले, भारत को सलामांका स्टेटमेंट का पालन करते हुए प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों पर समावेशी शिक्षा में निवेश करना चाहिए। और इसमें न केवल स्कूलों में भौतिक सुगमता बल्कि पाठ चर्चा अनुकूलन और शैक्षिक प्रशिक्षण और सहायता सेवाएं भी शामिल हैं। सहायक प्रौद्योगिकियों और विशिष्ट शिक्षण विधियों को एकीकृत करने के लिए स्कूलों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति स्थापित की जानी चाहिए। दिव्यांगता समावेशन के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता, भारत को दिव्यांगजनों को नियुक्त करने के लिए निजी क्षेत्र के लिए सख्त अधिदेश स्थापित करने चाहिए और साथ ही दिव्यांगता समावेशी नियुक्ति प्रथाओं को अपनाने वाली कंपनियों के लिए स्पष्ट प्रोत्साहन भी प्रदान करना चाहिए। यह कर छूट, सब्सिडी और समावेशी कार्यस्थल बनाने के लिए मान्यता कार्यक्रमों के माध्यम से व्यवसायों को प्रोत्साहित करके हासिल किया जा सकता है। क्या हासिल किया जा सकता है? और इसके अतिरिक्त सेवा के दौरान दिव्यांग हो चुके कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाला जाना चाहिए, उन्हें वैकल्पिक रोजगार की पेशकश की जानी चाहिए, जैसा कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 47 में अनिवार्य है। और भगवान दास बनाम पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड 2003 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था। सर्वोच्च अदालत की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात हो रही है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और व्यवसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास, तो भारत को दिव्यांगों जनों को विभिन्न उद्योगों विशेषकर तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में आवश्यक तकनीकी कौशल से प्रवीण करने के लिए अपने व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करना चाहिए। इन कार्यक्रमों को विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए तथा इसमें ऑनलाइन पाठ्यक्रम, प्रशिक्षुता कार्यक्रम और मार्गदर्शन के अवसर शामिल होने चाहिए। सार्वजनिक निजी भागीदारी समावेशी व्यवसाय कार्यक्रमों को डिजाइन करने में सहायक हो सकती हैं और जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे सुलभ, प्रासंगिक हों तथा शहरी एवं ग्रामीण दोनों प्रकार के दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त हों। विधिक और नीतिगत कार्यढांचे को सुदृढ़ करना, हालांकि भारत ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के संबंध में प्रगति की है, फिर भी अधिक सख्त प्रवर्तन तंत्र की तत्काल आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नीतियों का जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो। और इसमें एक समर्पित दिव्यांगता आयोग का गठन करना शामिल है और जिसे दिव्यांगता कानूनों के क्रियान्वयन की निगरानी करने, जांच करने और गैर अनुपालन के लिए दंड लगाने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त सरकारी एजेंसियों को नियमित रूप से दिव्यांगजनों से संबंधित डेटा को अद्यतन करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नीतियां वास्तविक काल आधारित हैं, व्यापक जानकारी पर आधारित हो। और ये आप देखते हैं कि दिव्यांग उद्यमियों के लिए समर्थन की बात भी होती है। तो इसमें आप देखेंगे आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए भारत को दिव्यांगों के लिए समर्पित उद्यमिता सहायता कार्यक्रम स्थापित करना चाहिए। इन कार्यक्रमों में कम ब्याज दर पर ऋण, व्यवसाय विकास कार्यशालाएं तथा सफल दिव्यांग उद्यमियों से मार्गदर्शन प्राप्त करना शामिल हो सकता है। इसके अलावा दिव्यांग उद्यमियों द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए सरकार समर्थित प्लेटफॉर्म बनाए जाने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके व्यवसायों को दृढ़ता और मान्यता मिले। दिव्यांग उद्यमियों के लिए स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करने से समुदाय संचालित व्यवसाय उद्यमों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। और प्रीति श्रीनिवासन पूर्व राज्य स्तरीय क्रिकेटर, अब दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता और सोल फ्री की संस्थापक जैसे और अधिक रोल मॉडल को सुर्खियों में लाने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? समझ रहे? सार्क टैंक इंडिया का दिव्यांग स्पेशल एपिसोड एक महत्वपूर्ण कदम था। ये आप देखते हैं कि सामाजिक जागरूकता और मनोवृत्ति परिवर्तन अभियान, सरकार को दिव्यांगता के प्रति जनता के दृष्टिकोण को बदलने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू करना चाहिए और जिसमें दिव्यांगजनों की क्षमताओं को बढ़ावा देने और रूढ़िवादिता से लड़ने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। संवेदीकरण प्रशिक्षण को स्कूलों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाना चाहिए जिसमें छोटी उम्र से ही समावेशन पर जोर दिया जाना चाहिए। सहानुभूति और समझ की संस्कृति को बढ़ावा देकर भारत दिव्यांगजनों के साथ होने वाले भेदभाव, कलंक जिसका सामना उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में करना पड़ता है, को समाप्त कर सकता है। तारे जमीन पर एवं श्रीकांत जैसी फिल्मों को और बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
बेहतर स्वास्थ्य की भी बातें होती रहती हैं, बेहतर स्वास्थ्य और पुनर्वास सेवाएं। तो आप देखेंगे कि इसमें दिव्यांगजनों के जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भारत को अधिक व्यापक स्वास्थ्य सेवा पुनर्वास बुनियादी अवसंरचना का निर्माण करना चाहिए, जिसमें विशेष चिकित्सा देखभाल, भौतिक चिकित्सा एवं मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच शामिल है। और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वास्थ्य देखभाल को कि प्राथमिक और तृतीयक दोनों स्तरों पर पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध हो, और जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मोबाइल पुनर्वास इकाइयां भी शामिल हों। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में दिव्यांगजनों को भी शामिल किया जाना चाहिए, और जिसमें आवश्यक सहायक उपकरण उपचार लागत को कवर किया जाना चाहिए, और जिससे स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुंच हो सके और दिव्यांग सदस्य वाले परिवारों के जेब से होने वाले खर्च में कमी आए। तो इतनी जानकारी जरूर रखिएगा। अब आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।